संकेत होता है और ए बी सी डी जो चारों पेपर होते हैं इनके क्रम अलग होते हैं। और क्रम जो है केवल क्वेश्चन के ही क्रम अलग नहीं होते हैं बल्कि उनमें दिए गए ऑप्शन के भी क्रम अलग होते हैं। अतः एक दूसरे में से कोई देखकर नहीं लिख सकता है। जैसे कि आप में यदि ए ऑप्शन सही है तो वहीं ए वाला ऑप्शन हो सकता है बी वाले में ए में न देकर सी में दे दिया हो। इस प्रकार से क्रम एक जैसे नहीं होते। क्वेश्चन के क्रम तो अलग होते ही हैं, उनके ऑप्शनों के क्रम भी अलग ही होते हैं। आइए यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए वहाँ पर तो कुछ निर्देश बताए जाते हैं कि जैसे परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोले जब तक कहा न जाए, और पिछले आवरण पर दिए गए निर्देशों पर ध्यान दीजिए, ये सब पढ़ना होता है। तो वहाँ पर आप लोगों के पास टाइम कम होता है, इसको पढ़ने का कहाँ समय है। यदि यहाँ पर इनके निर्देशों को पहले से पढ़कर समझ कर जाएंगे तो वहाँ पर एक सरसरी निगाह से भी पढ़ देंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसी को पढ़ने में ज़्यादा टाइम दे देंगे, यानी प्रथम पृष्ठ जो परीक्षा पुस्तिका होती है उसको अगर उसका पहला ही पृष्ठ पढ़ने समझने लग जाएंगे तो हो सकता है कहीं पर गलती भी हो जाए और कुछ पॉइंट छूट भी जाए और टाइम भी वेस्ट हो। देखिए यूपी टेट में 3 घंटे का पेपर होता है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। जबकि सी टेट में केवल 2.5 घंटे का पेपर होता है, चाहे फर्स्ट पेपर हो अथवा सेकंड पेपर हो। और इस 2.5 घंटे के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी लेंदी होते हैं, ऑप्शन भी लेंदी होते हैं, उनको समझना होता है और पेपर देना होता है। रटंत विद्या का यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं होता है। यहाँ पर तर्क, बुद्धि, समझदारी की आवश्यकता होती है। साथ ही शिक्षण अभिरुचि तथा जो शिक्षा शास्त्र करते हैं उसकी जानकारी मस्ट होती है। सब मिला जुला कर शिक्षा शास्त्र 90 नंबर का आता है। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। शिक्षा शास्त्र में जैसे देखिए 30 नंबर का तो बाल विकास आता है जो कि शिक्षा शास्त्र पर ही आधारित होता है। और दूसरा देखिए हिंदी, संस्कृत, यहाँ पर मैं लिखती रही हिंदी हो गया, हिंदी, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, 2 भाषा मस्ट होता है। देखिए अंग्रेजी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे। देखिए यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है, पहले ऊपर की चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें निर्देश क्या दिए हुए हैं, फिर हम वहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए OMR उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा हुआ है। जो परीक्षा पुस्तिका दिया जाता है यानी जिसको पेपर कहते हैं हम लोग, उसके अंदर ही OMR दिया होता है, यानी जिस पर हम लोग गोले भरते हैं वो दिया होता है। उसमें 3 पेज होते हैं, एक ऊपर का होता है जो थोड़ी मोटी दफ्ती में होता है वह, और उसके पीछे जो लगे होते हैं, जो पीछे लगे होते हैं वो तो कार्बन कापी होती है, अर्थात पतली कापी होती है। 2 वहाँ पर नहीं, इसमें तो ऐसा तो यूपी टेट में होता है, सॉरी, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, इसमें घर पर लाना नहीं रहता है। जबकि यूपी टेट में 3 पेज का, मैं यहाँ पर आप लोगों को मुख्य मुख्य सारे पॉइंट बताते हुए चलूँ। यूपी टेट का जब हम लोग पेपर देते हैं तो उसमें 3 पृष्ठ होता है, एक ऊपर का होता है, एक दूसरा होता है, एक तीसरा। 2 वहीं पर वहाँ पर दे देते हैं और एक अपने साथ घर में लाते हैं। जबकि सी टेट में ऐसा कुछ नहीं है। आगे आइए, फालतू आप लोगों का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो बताएंगे वो एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे, लेकिन आप लोग लास्ट तक अवश्य ही देखिएगा। बीच में छोड़ दोगे तो आपके देखने का भी कोई फायदा नहीं है और आप लोगों के समझ में भी नहीं आएगा। अतः यहाँ पर देखिए पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल नीले काले बाल पॉइंट पेन से विवरण भरें। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे है, देखिए इसको हमने बता दिया है। एवं परीक्षा में 150 यानी 150 प्रश्न है। कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाता, यानी माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। यूपी टेट में भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। इस पुस्तिका का संकेत बी है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। बी, सी, डी या ए कोई भी पुस्तिका आप लोगों को मिल सकती है। देखिए केवल नीले काले बाल पॉइंट का प्रयोग करना, बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को अवगत कराए। यदि कोई गलती हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, पुस्तिका गलत आ गई हो आप लोगों के पास, तो अपना निरीक्षक से बात कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर बता रहा है इस परीक्षा पुस्तिका में 5 भाग है, 1, 2, 3, 4 और 5, जिनमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तथा प्रत्येक 1 अंक का है। देखिए पहला 30 नंबर का बाल विकास है, दूसरा गणित 30 नंबर का है। तो देखिए 1 से 30 तक तो बाल विकास है, 31 से 60 तक गणित होगा, और पर्यावरण
61 से 90 तक पर्यावरण, उसके बाद 2 भाषा होती है। भाषा को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाएं होती है। आप लोग अंग्रेजी को ज़्यादा समझते हो या हिंदी को ज़्यादा समझते हो? हिंदी में पेपर देना चाहते हो कि इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो? इंग्लिश आप लोगों की मुख्य भाषा है अथवा हिंदी आप लोगों की मुख्य भाषा है? इन दोनों भाषाओं में कोई एक भाषा मस्ट होता है, यानी ज़रूरी होता है। दोनों में से एक भाषा आप लोगों को भाषा फर्स्ट में रखना पड़ेगा। केवल इन्हीं 2 भाषा में से तीसरी भाषा को आप लोग भाषा फर्स्ट में नहीं रखेंगे, उसको भाषा सेकेंड में रखेंगे। और यहाँ पर दोनों भाषाओं को नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों को फर्स्ट में नहीं रख सकते आप लोग। हिंदी अंग्रेजी दोनों को भाषा फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं, यानी दोनों में से एक ही रखेंगे ना। भाषा फर्स्ट में तो एक ही विषय, चाहे आप लोग हिंदी चुनिए और चाहे अंग्रेजी चुनिए। भाषा सेकेंड में भी हिंदी, जैसे यदि आप लोगों का अंग्रेजी मेन भाषा है तो सेकेंड भाषा में हिंदी चुन सकते हैं, या जो भी आप लोगों की सेकेंड भाषा हो, मतलब फर्स्ट भाषा जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतर आती हो और जो उससे थोड़ा कम आती हो, 2 भाषाओं को लेना अनिवार्य होता है। एक भाषा फर्स्ट होती है जो आप लोगों की मुख्य भाषा है और दूसरी भाषा सेकेंड होती है। तो जो भाषा फर्स्ट में है, हिंदी या अंग्रेजी में से एक, आपकी यदि हिंदी ज़्यादा अच्छी है तो आप लोग हिंदी लीजिए, अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी है तो भाषा फर्स्ट में अंग्रेजी लीजिए। फिर इन दोनों में से जो आप लोगों को कम आता हो वह भाषा सेकेंड में ले लीजिए। और यदि इन दोनों के, ध्यान से सुनिएगा, यदि इन दोनों के अलावा आप लोगों को भाषा सेकेंड में तीसरी भाषा चुननी है, भाषा फर्स्ट में तो इन दोनों के अलावा आप लोग तीसरी भाषा नहीं ले सकते हैं। भाषा फर्स्ट में देखिए, आप लोग ध्यान देते, देखिए भाषा फर्स्ट है, इसमें केवल हिंदी या अंग्रेजी में से ही एक ले सकते हैं, तीसरी भाषा भाषा फर्स्ट में नहीं ले सकते हैं। भाषा सेकेंड में आप लोग तीसरी भाषा ले सकते हैं, लेकिन ये जो आप लोगों को जो मुख्य, मतलब पहला जो पेपर मिलता है उसमें सेकेंड भाषा में अंग्रेजी और हिंदी ही दी होती है। यदि तीसरी भाषा आप लोगों को चुनना है तो उसके लिए अलग से एक पेपर आता है और उसको कोड बी में भरना रहता है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ा सा बड़ा करके देखिए। देखिए, यदि भाषा फर्स्ट या भाषा सेकेंड में आपके द्वारा चुनी गई भाषा, देखिए कट गया थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी चाहूँगी। तो परीक्षा पुस्तिका में वहाँ पर जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तभी आप लोगों को सेकेंड भाषा में कौन सी भाषा लेनी है वहीं पर भरना पड़ता है। वहाँ पर आप जो भरे होंगे वहीं आप लोगों को एग्जाम हॉल में उसी का पेपर मिलेगा, तो उसका अलग से पेपर आता है। यानी यदि आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ले ली तो आप हिंदी पढ़िए, मतलब हिंदी का क्वेश्चन हल करिए। सेकेंड भाषा अंग्रेजी ले ली है तो अंग्रेजी हल करिए। लेकिन यदि आप लोगों ने सेकेंड भाषा संस्कृत ले ली है, उर्दू ले ली है या अन्य भाषा ली है तो उसका अलग से पेपर मिलेगा। और आप लोगों को सेकेंड भाषा में कौन सी भाषा चुननी है यह फॉर्म भरते समय ही आप लोगों को तय कर लेना होता है, और वहाँ फॉर्म भरते समय ही वहाँ पर बता देना होता है और फिल कर देना होता है कि ये भाषा लेनी है, तभी एग्जाम हॉल में आप लोगों को पेपर मिलेगा उसका। ठीक, तो इस प्रकार देखिए भाषा फर्स्ट में 91 से 120 होगा, चाहे आप लोग अंग्रेजी लीजिए चाहे हिंदी लीजिए, और भाषा सेकेंड में 121 से 150 तक होगा। देखिए मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है भाषा पेपर एक बार दिखा दूँ। देखिए ये मैंने पेपर लिया हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को भाषा फर्स्ट मैं दिखा रही हूँ। देखिए यदि आवाज़ में कोई गड़बड़ी हो तो माफ़ कीजिएगा। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड, देखिए यहाँ पर ये देखिए, देखिए प्रकाश की पूरी व्यवस्था नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधा भी नहीं है। देखिए भाषा फर्स्ट हिंदी, ठीक, जिसने भाषा फर्स्ट में हिंदी चुनी है और भाग, देखिए भाग 4 है, 5 भाग होते हैं, ये भाग चौथे में भाषा हिंदी जिसने चुनी है वह हिंदी का पेपर देगा और 91 से 120 तक हैं। देखिए ये है, ठीक। इसके बाद मैं इंग्लिश वाला भी दिखा देती हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज्ड ना हो। आप लोगों देखिए जिसने इंग्लिश लैंग्वेज चुनी होगी, देखिए ये भी भाग 4 है, स्पष्ट नहीं आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। देखिए जिसने इंग्लिश चुनी होगी, सॉरी थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए
जिसने इंग्लिश चुनी होगी उसके लिए भी पार्ट 4 है, इंग्लिश है, लेकिन भाषा फर्स्ट है। देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, उसके लिए ये इंग्लिश का पेपर है। और इंग्लिश का भी देखिए 91 से 91, देखिए 91 से 120 तक, देखिए 120 तक इंग्लिश है। यानी जिसने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश ली होगी उसके लिए 91 से 120 तक भाषा फर्स्ट में इंग्लिश आएगी, और जो हिंदी ली होगी उसके लिए भी 91 से 120 यानी नंबरिंग होती है, ठीक है। उसके लिए भी भाषा फर्स्ट हिंदी, यानी भाषा फर्स्ट में या तो हिंदी लेंगे या तो अंग्रेजी लेंगे, दोनों में से एक लेंगे। और देखिए भाषा सेकेंड में जिसने अंग्रेजी, देखिए अब भाषा सेकेंड देखिए, भाषा सेकेंड देखिए, ये देखिए भाषा सेकेंड इंग्लिश, इसके बाद भाषा फर्स्ट के बाद फिर भाषा सेकेंड आएगा। जिसने भाषा फर्स्ट में हिंदी लिया होगा और भाषा सेकेंड में इंग्लिश, उसके लिए पेपर है, देखिए। और यदि भाषा सेकेंड में अन्य विषय लिया होगा, मान लीजिए संस्कृत लिया है, तो उसको अलग से एक छोटा सा, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब 4 भाग जो है इसमें से पेपर देगा, जो पार्ट 4 तक, इसमें फर्स्ट भाषा तक देगा पेपर। और भाषा सेकेंड के लिए केवल भाषा सेकेंड का एक पेपर अलग से उसको मिलेगा वहाँ पर। देखिए ये भाषा सेकेंड इंग्लिश हो गया। अब भाषा सेकेंड हिंदी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए देखिए भाग 5 में भाषा सेकेंड हिंदी है। यदि किसी ने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश चुना है और भाषा सेकेंड में हिंदी चुना है, तो इनमें से वो भाषा सेकेंड को, यानी भाषा सेकेंड का क्वेश्चन का आंसर देगा। यदि भाषा सेकेंड में हिंदी चुना है तो भाषा फर्स्ट में इंग्लिश चुना है, तो केवल अपनी भाषा जिसको उसने चुना है उसी का उसको पेपर देना है, और जिसको नहीं चुना है उसको छोड़ देना है। इस बात को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ठीक। अब आगे आइए। अब आगे आइए आप लोगों को देखिए जी, जो बात इधर हिंदी में है वही बात इधर इंग्लिश में है, तो एक ही बात को बार बार बताने का तो कोई मतलब है नहीं। अब आगे आइए, शुरू से मैं आप लोगों को बाल विकास के क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ, यदि आप लोग देखना चाहें तो। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत जल्दी जल्दी बताऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समय कितना कीमती होता है। तो इंग्लिश वर्जन आ गए हैं और हिंदी वर्जन होता है। यदि हिंदी वर्जन है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं यहाँ पर रखी हुई है पेपर, पढ़कर बता देती हूँ। और हो सकता है आप लोगों ने अन्य जगह देख भी रखा हो, लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ थोड़ी कम समय में। देखिए यहाँ पर कट गया है, क्योंकि हमें ही सब कुछ करना पड़ता है, मैं किसी को रख नहीं सकती, इतना पैसा नहीं इंतज़ाम कर पाती हूँ कि मैं किसी को रखूँ और उससे स्कैन कराऊँ या टाइपिंग कराऊँ, ये सब नहीं हो पाता है। और न तो इतनी व्यवस्था है, मोबाइल से बना रही हूँ, इसलिए जो है जैसा है उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। आप लोग केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। मैं इतना जानती हूँ कि यदि मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से पढ़ाती हूँ, तो आज नहीं कल आप लोग अवश्य ही समझोगे इस बात को। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कट गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। जिसमें पहला ऑप्शन है कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों से प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? बुद्धि के बारे में सही कथन क्या है? बुद्धि के बारे में सही कथन यह है कि बुद्धि बहुत बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सबसे सही बात यही है कि बुद्धि आयामी है, यानी बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। इसको बढ़ा कर देती हूँ मैं। देखिए यदि बताया जाए कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ये बात सही नहीं है। वैसे यदि लोग कहते हैं कि नहीं, बुद्धि लेकर या प्रतिभा, यदि भाग्य के लिए कहा जाए कि भाग्य लेकर पैदा होता है या सरस्वती की कृपा होती है या फिर पूर्व जन्म का कुछ किया हो, यदि इस तरीके की भ्रांतियाँ हो तो वो बात अलग है। लेकिन जो वास्तविक है, रियल है, जो सबसे ज़्यादा सटीक है, देखिए सीटेट के पेपर में होता क्या है कि यदि कभी कभी क्या अक्सर यदि 4 ऑप्शन दिए हैं तो चारों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और एक
एक सबसे ज़्यादा सटीक होता है। और ये तो हो गया पहला प्रकार। और दूसरा इस प्रकार से पूछता है कि 3 तो उसमें से पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होंगे और नेगेटिव को पूछ देगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि 3 नेगेटिव होंगे और तीनों नेगेटिव बिल्कुल मतलब बराबर ही मात्रा में समझ लीजिए नेगेटिव हैं। अर्थात आपको तीनों नेगेटिव 3 पॉइंट नेगेटिव देखें, कभी-कभी नेगेटिव भी आप लोगों को पॉजिटिव ही दिखने लगेगा, मतलब जो पहली बार पेपर देता है। इसीलिए थोड़ा-सा अभ्यास करना, समझना ज़रूरी होता है। तो एक उसमें से पॉजिटिव दे देगा, उसको हल करना होगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें चारों लगभग मिलता-जुलता है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें सच हो, कुछ हद तक सच हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। यदि किसी ने गलत धारणा ही बना रखी हो तो हो सकता है उसके लिए दूसरा ऑप्शन सही हो। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो आप लोग पढ़े होंगे आयामी बहुबुद्धि गार्डनर को आई बहुबुद्धि। मैंने बुद्धि के सिद्धांत पर, अधिगम के सिद्धांत पर, सिद्धांतवादियों के सिद्धांत के नाम सिद्धांतवादियों के साथ मैंने ट्रिक से बना रखी है वीडियो। इसकी वीडियो बना रखी है कि बहुबुद्धि गार्डनर को आई, त्रिआयामी गिलफोर्ड हैं भाई, त्रिआयामी गिलफोर्ड हमारे, कोहलर सूझबूझ से काम करे। इस प्रकार हमने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर देख लीजिए। सी-टेट में आप लोगों के लिए एकदम रामबाण प्रयोग है वो, समझ लीजिए एक तरह से। क्योंकि कम समय में, यदि आप लोगों के पास कम समय है और बार बार सिद्धांतवादियों के नाम, उनके सिद्धांत भूल जा रहे हैं, तो उसको पढ़ लेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे और उसको पूरी तरह से देख लेना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, लोग एक बार देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उसको पढ़ते रह जाते हैं, एग्जाम में भूल जाता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको बाद में पढ़िए, वो सही है। लेकिन एक बार यदि आप लोगों को उसमें बताया जा रहा है, सुनाई जा रही है बोलकर और समझाई जा रही है, तो उसको भी सुन लीजिए। क्योंकि एक बार सुनेंगे, एक बार समझेंगे, दोबारा सुनेंगे, दोबारा समझेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसको रख लेंगे मेमोरी में, स्क्रीनशॉट खींचकर गैलरी में या जहाँ भी रख लेंगे, फिर उसको खोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, तब वो पूर्णतः याद होगी। और उस समय न सुने, न पढ़े, न समझे, केवल स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए। एग्जाम में हो सकता है वो आप लोगों को मिल पाए या न मिल पाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट लिख रखे हों, पढ़ ही नहीं पाया सारा, तो दिक्कत होती है। अतः आप लोग उसको पढ़ लीजिए। हमने अपने आसान ट्रिक नामक चैनल पर मैंने वीडियो बना रखी है। यदि आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए, खोजिए और पढ़िए। देखिए, मैं आप लोगों को गलत बात बिल्कुल नहीं बताऊंगी। सी-टेट में शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण से नहीं आते हैं। व्याकरण से नहीं आते, ज़्यादातर शिक्षा शास्त्र से आते हैं। मैं यही आप लोगों को बताने जा रही थी कि 30 नंबर का बाल विकास जो होता है वह शिक्षा शास्त्र से होता है। और हिंदी, यदि हिंदी है तो इसमें भी 15 नंबर की पेडागॉजी है, यानी शिक्षा शास्त्र है। संस्कृत है, उसमें भी 15 नंबर का है। और यदि इंग्लिश है उसमें भी 15 नंबर की शिक्षा शास्त्र है। यदि गणित है उसमें भी 15 नंबर का है। तो आप लोग यदि बाल विकास का 30 नंबर जोड़ें और प्लस जो चार बच रहे हैं, 4 विषय, उनको भी आप लोग 15-15 नंबर का जोड़ें। प्रथम पेपर की बात कर रही हूँ। प्रथम पेपर में बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी या अंग्रेजी 2 विषय में से कोई एक। यदि तीसरा विषय लेते हैं तो संस्कृत हो या उर्दू हो, जो भी विषय है, उनकी मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में पर्यावरण से नहीं पूछता है, वहाँ पर सामाजिक विज्ञान से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। वहाँ पर गणित अनिवार्य नहीं होती है, जबकि फर्स्ट पेपर में गणित अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी शिक्षा शास्त्र की। तो यदि 30 नंबर का बाल विकास और 15-15 नंबर का बाकी जो चारों विषय हैं, तो 15 चौको 60 प्लस 30 यानी 90 नंबर का शिक्षा शास्त्र पूछता है। अतः आप लोग शिक्षा शास्त्र को ज़्यादा पढ़िएगा। उसके बाद हिंदी जैसे हो गया और संस्कृत हो गया, उसमें से यदि व्याकरण की बात करें तो बहुत कम 2-4 क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे निपात से अभी पूछ दिया था, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रही हूँ। और निपात पर हमने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट से। देखिए, मैं भी रुकिए, फिर से कैमरा ऑन करना पड़ेगा।
ओह, गलत हो गया। देखिए ये जो हम देखिए आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। 2019 का पेपर है, सीटेट फर्स्ट पेपर। देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। इसमें भी शब्द जो है ये निपात है। देखिए इत, लोगों को मैं चौथा प्रश्न दिखा रही हूँ। विकसित शब्द में इत, इत कौन सा प्रत्यय? देखिए अभी तो व्याकरण का है। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा, देखिए यहाँ पर समास से पूछा हुआ है। देखिए नगो का पर्वत समास से पूछा। देखिए यहाँ निश्चिम शब्द में कौन सी संधि? देखिए विसर्ग पूछा है। हिमालय, हाँ ठीक। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन समझ लीजिए व्याकरण से पूछता है। तो जैसे समास हो गया, निपात हो गया, संधि, थोड़ा बहुत स्वर व्यंजन इत्यादि, आप लोगों को इतनी चीजें भी आनी चाहिए। मुझे प्रूफ दिखाना था, इसलिए मैं आप लोगों को बताई। देखिए अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? वह सृजनात्मक विचारक का प्रदर्शन कर रही है। देखिए मैं यहाँ पर इस समय केवल क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता रही हूँ। मैं बाल विकास इस समय तो नहीं पढ़ा रही हूँ। यदि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे, मुझे प्रोत्साहित करोगे, तो मैं अवश्य ही पढ़ाऊंगी। यहाँ पर यदि मैं एक एक का अर्थ बताने लग जाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हो सकता है आप लोग लाइक करो या ना करो। अतः पहले आप लोग बताइए कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हमारा चैनल ग्रो हो, हमें प्रोत्साहन मिले। किसी सहयोगी को रखें जो टाइप करे और स्कैन वगैरह करे, हमको केवल पढ़ाना और समझाना रहे, तो इस तरीके से मैं ज़्यादा पढ़ा पाऊँगी आप लोगों को। और इस समय देखिए जिम्मेदारियों के चलते मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अब बताने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है। हम यदि बताने लगेंगे तो इतना बताएंगे कि हमारे पास से जो हमने ज्ञान लिया है वो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। अतः आप लोगों को अब मैं आगे बता रही हूँ। और एक ही दिन में तो सब कुछ बताया भी नहीं जा सकता। अतः आप लोग आगे देखिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों के स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आकलन समझ ही रहे हो, आकलन सामान्य बोलचाल की भाषा मतलब समझना, किसी का आकलन करना। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। देखिए नामांकित, प्राप्तांक इत्यादि तो बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड है, इसको आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों की श्रेणी निश्चित करना, ये सब बिल्कुल गलत है। न तो उनको प्राप्तांक के आधार पर नामांकित करना है, न उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के आधार पर, न श्रेणी के आधार पर, ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, क्योंकि बच्चा है वो किस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ रहा है, क्या उसके अंदर भ्रम है, और यदि कोई बात बताई जा रही तो उसको किस तरीके से समझ ले। जैसे कुछ बच्चों के मन में भ्रम हो जाता है कि हमारे माता पिता अच्छे नहीं हैं, दूसरे कि हमारे दोस्त के माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उसको बहुत मानते हैं, तो इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि कम समय में आप लोगों को बताना है। मैंने 3 क्वेश्चन बताए, देखिए चौथा बता रही हूँ। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित बिल्कुल गलत है। तैयार नहीं करना, क्यों तैयार नहीं करोगे भाई? शैक्षिक योजनाओं को क्यों तैयार नहीं करोगे? बिना तैयार किए कैसे पढ़ाई होगी? सुव्यवस्थित तरीके से यदि पढ़ाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। अतः ये दोनों गलत हो गए। देखिए ये गलत, ये गलत। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये सही। कभी कभी तैयार करोगे तो उतना अच्छा नहीं
व्यवस्था हो पाएगी शैक्षणिक योजनाओं का। तो अतः सक्रिय रूप से तीसरा वाला क्वेश्चन सही है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य अर्थात पढ़ने में विफलता, जब बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हो तो ये क्या होती है? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। देखिए, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि कम समय में आप लोगों को बताना है, और आप लोग पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि हम ये समझ पाएँ कि आप लोग चाहते हो कि हम आप लोगों को बताएं। जब आप लोग चाहोगे तभी बताएं। जब तक व्यक्ति चाहता नहीं है किसी वस्तु को और उसको दी जाती है, चाहे वह ज्ञान हो, ज्ञान तो खैर वस्तु नहीं है, लेकिन चाहे ज्ञान हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे कोई चीज़, जब तक व्यक्ति की इच्छा नहीं, जब तक नीड नहीं होगा, तब तक उसकी कद्र वो नहीं समझेगा। अतः जब हमको ऐसा महसूस हो कि आप लोगों को नीड है तो मैं बताऊं, अतः आगे बढ़ती हूँ। देखिए, यहाँ पर निशान लगे हुए हैं क्योंकि किसी का पेपर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। आप लोग निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पर भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप लोगों को बताया गया हो और मेरे से आप लोग कहेंगे तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, दूसरा सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। इतना तो सबको पता ही होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भले ही कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। कि बहुत सारे शिक्षक होते हैं, वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को, तो उनको मौन रखते हैं, सोचते हैं कि वो हमसे प्रश्न न पूछे। बिल्कुल गलत है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। यदि ऐसा आ जाए तो उसको आप लोग काट दीजिएगा। बच्चे को दंड नहीं देना है, बच्चे को ज़बरदस्ती चुप नहीं करवाना है। यदि बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उसका उत्तर देना है, बच्चे का उत्साह बढ़ाना है, उसकी जिज्ञासा बढ़ानी है, उसको कम नहीं करना है। देखिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। याद बिल्कुल नहीं कराना, दंडित बिल्कुल नहीं करना। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ये नहीं कुछ शिक्षक जो है आप समझते हैं कि हमारे आगे बच्चों को क्या आएगा, जो अनुभव हमारे पास है, बिल्कुल गलत है। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, संबंधित हैं। ठीक, आगे आइए। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से प्रबलन पर केंद्रित है। देखिए, क्वेश्चन कट गया है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, या अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। हाँ, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। चौथा ऑप्शन सही है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि व जिज्ञासा कम हो जाती है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि वो इसी पर लगे होते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा को कम करनी है, क्योंकि बच्चे हमसे पूछेगा तो हमें नया नया जो है विषय वस्तु खोजनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। नहीं अन्य छात्र सोचेंगे कि शिक्षक कुछ आ ही नहीं रहा और हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए जो प्राइवेट शिक्षक होते हैं, जो एक बार सरकारी बन जाते हैं, उनकी तो बात मैं नहीं करती हूँ, वो तो एक बार सरकारी बन जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि हमको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो भी सोचते हैं कि बच्चे हमसे पूछे नहीं। ये बहुत गलत बात है। बच्चे को आप लोग बच्चों की सेवा करनी है एक तरह से। ज्ञान के मामले में बच्चों को अच्छी बातें बतानी है, बच्चों को के ज्ञान को बढ़ाना है। ये नहीं कि उनको ऐसा डांट दो कि हमसे क्वेश्चन ही ना करें, ये बिल्कुल गलत बात है।
बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो हमने बताया है अभी। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आगे आइए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? आप लोग देखते रहिए, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट में आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। मैं जल्दी इसको कंप्लीट करूंगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी क्वेश्चन पर, लास्ट में आप लोगों को और अच्छी बातें बताएंगे। देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। आगे आइए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से, अच्छा ये हमने अभी बताया आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? देखिए, 2, 3 और 4 सही है। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर, तुलनात्मक तो गलत है भाई। चौथा ऑप्शन शारीरिक दंड भी गलत है। दूसरा और तीसरा आप लोग देख लीजिएगा, इसको दूसरा और तीसरा सही होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं? विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये बात बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत है और यहाँ पर नहीं है पूछ रहा था, तीसरा ऑप्शन ही सही होगा इसके लिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय एवं मीडिया। देखिए, थोड़ा सा गलत PDF बन गया है, क्या करें, सब कुछ जल्दी में करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, पहला वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सही होगा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है। जेंडर पक्षपात है भाई, लड़के लड़कियों को कोई भेद नहीं करना है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। आगे आइए, देखिए उल्टा हो गया है। बच्चों को संकेत देना तथा अवयस्कता पढ़ने सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अनुबंधन का, मॉडलिंग का, पाड़ यानी ढांचा, प्रबलन। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ढांचा होगा। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क, साध्यात्मक विचार। आगे आइए, 2 क्वेश्चन हैं बस। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? क्या है भाई पियाजे का? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। पहला अवलोकन अधिगम होगा। जिगसॉ पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाता है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, आत्मकेंद्रित वार्ता भी कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बच्चा आत्मकेंद्रित वार्ता ही करता है, वो अपने आप से बात करता है। ठीक, तो कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, सीटेट के पेपर के इंस्ट्रक्शन के विषय में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन नेम, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र,
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, इन चीज़ों को मैंने शुरू में छोड़ दिया था। देखिए कहाँ पर भरना है और कैसे भरना है। एक बार आप लोगों को मैं फिर से पेपर दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग ऐसे पेपर के ऊपर लिख कर आएगा। ठीक, वीडियो बनाने के लिए प्रकाश की व्यवस्था और साधन अतिरिक्त चाहिए होता है और वह अभी हमारे पास नहीं है। जब आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, वीडियो ग्रो होगा, तब हम अवश्य ही खरीद लेंगे। विद्यार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, परीक्षा केंद्र बड़े अक्षरों में, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर देखिए देखिए ऐसे ऐसे करके लिखना होता है। वैसे आप लोगों को कुछ बातें वहाँ पर बताई भी जाएंगी। और एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, देखिए रफ कार्य के लिए लास्ट वाला जो पेज है वहाँ पर इतना स्थान छूटा होता है। इन्हीं स्थानों पर आप लोग रफ कार्य करिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी गई है लास्ट में, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिस प्रकार से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं उनका वर्णन परीक्षा पुस्तिका में किया गया है, जिसे आप प्रश्नों का उत्तर देने से पहले ध्यान से पढ़ ले। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प वही बातें लिखी हुई हैं। कैसे कैसे भरना है इत्यादि। संकेत या संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर दूसरी परीक्षा पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। हाँ, अगर कोई गलती हो जाती दूसरी परीक्षा पुस्तिका नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप लोग कोई गलती कर देते हैं तो दूसरी परीक्षा पुस्तिका के चक्कर मत रहिएगा आप लोग। देखिए ओएमआर उत्तर पत्र में कोडित जानकारी एक मशीन पढ़ेगी, इसलिए कोई भी सूचना अधूरी न छोड़े और यह प्रवेश पत्र में दी गई सूचना से भिन्न कोई सूचना अधूरी नहीं छोड़नी है। सारी सूचना अच्छी तरीके से देने हैं। देखिए वहाँ पर आप लोगों को परीक्षार्थी अपने बाएं हाथ के अंगूठे से निशान हाजिरी पत्र में दिए गए स्थान पर अवश्य लगाए। देखिए ये मोटे अक्षरों में दिया गया है। अगर किसी का पेपर मिल जाए तो उसको आप लोग शुरू से लास्ट तक पूरा पढ़ लीजिएगा। नीले काले बॉल पॉइंट का प्रयोग करना है। परीक्षा हाल में क्या परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हाल कक्षा में प्रवेश पत्र के सिवाय किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियां, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग की अनुमति नहीं है। मोबाइल फोन, बेतार संचार युक्तियां स्विच ऑफ अवस्था में भी और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं परीक्षा हाल कक्ष में नहीं लाई जानी चाहिए। इस सूचना का पालन न होने पर इसे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा। उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, परीक्षा रद्द करने सहित। पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी निरीक्षक को अपना प्रवेश पत्र दिखाएं। केंद्र देखिए यही सब चीज़ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है यहाँ पर। आप लोग पूछोगे तो हम अवश्य ही बताएंगे। ओके, आज तक के लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, अतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करें। ओके, बाय।